न्यूज नाइट में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। युवा मजबूत तो देश मजबूत। आज प्रधानमंत्री ने देश के 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, तो ये संदेश सामने था कि युवाओं के लिए अवसर भी ला रही है केंद्र सरकार और उन्हें सशक्त भी करने की प्रतिबद्धता दिखा रही है केंद्र सरकार। साथ ही साथ दिल्ली में भी दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच की तनातनी की भी होगी न्यूज नाइट में बात। और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उस पर भी लगातार कैसे केंद्रीय खेल मंत्रालय गंभीरता से इस पर आगे काम कर रहा है, ये तमाम खबरें होंगे आज। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तीसरा रोजगार मेले का देश भर में 45 जगहों पर हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री ने 71,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, पारदर्शी और समयबद्ध नियुक्ति प्रक्रियाएं जीत रही हैं युवाओं का भरोसा। दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का वार्षिक सम्मेलन, केंद्रीय गृह मंत्री ने की अध्यक्षता। साइबर सुरक्षा, ड्रोन के खतरों सहित तस्करी और आतंकवाद पर होगी चर्चा। बैठक में प्रधानमंत्री शनिवार को करेंगे शिरकत। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोपों पर एक्शन में खेल मंत्रालय। उच्च स्तरीय बैठक के अलावा मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ की मुलाकात। इस्तीफे को लेकर पहलवान अड़े, ब्रजभूषण ने फिलहाल इस्तीफे से किया इनकार। दिल्ली के उपराज्यपाल ने लिखी केजरीवाल को चिट्ठी, भ्रामक और अपमानजनक बयानबाजी को बताया सुर्खियां बटोरने वाला स्टंट। केजरीवाल की जवाबी चिट्ठी में कहा गया, प्रदेश सरकार के काम में अड़ंगा ना डाले, संभाले कानून व्यवस्था। विश्व आर्थिक मंच पर फाइजर की किरकिरी, टीके के प्रभाव पर पत्रकार के सवालों से बचते नजर आए कंपनी के सीईओ। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर का कांग्रेस पर हमला। महामारी के दौरान कांग्रेस ने क्यों की फाइजर की तरफदारी और स्वदेशी वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से की मुलाकात। दिया भरोसा, भारत विश्वसनीय पड़ोसी की तरह हर वक्त निभाता रहेगा साथ। ऋण पुनर्गठन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को आश्वासन देने वाला पहला देश भी बना भारत। स्वास्थ्य को लेकर G20 कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक तिरुवनंतपुरम में हुई संपन्न। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को प्रभावी बनाए जाने पर दिया जोर। और ओडिशा में जारी हॉकी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को दी करारी मात। एक अन्य मैच में फ्रांस अर्जेंटीना का मुकाबला बराबरी पर छूटा। बेल्जियम ने 7-1 से जापान को हराया। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं रोजगार मेले की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये तीसरा रोजगार मेला था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अक्टूबर में 75,000 और नवंबर में 71,000 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए थे। सरकार के प्रयासों से युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार मिला है। नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष ये पहला रोजगार मेला है तथा विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियों से हजारों परिवारों के जीवन में आशा की एक नई किरण जागेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार का प्रयास है तथा आने वाले वर्षों में और भी भर्तियां की जाएंगी।
आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। केंद्र सरकार के साथ ही एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का सिलसिला चल रहा है, आयोजन किया जा रहा है। निरंतर हो रहे ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और जिस रफ्तार को देख रहे हैं वो सरकार के हर काम में दिख रहा है। एक समय था जब नियमित तौर पर होने वाले प्रमोशन में भी अलग अलग वजहों से अड़चनें आ जाती थी। हमारी सरकार ने अलग अलग विवादों को निपटारा किया। कोर्ट कचहरी के भी मामले ढेर सारे होते हैं। लंबे समय से रुके हुए प्रमोशनों को बहाल करने की प्रतिबद्धता दिखाई। शासन व्यवस्था में हमारा मंत्र होना चाहिए, सिटीजन इज ऑलवेज राइट। वही भावना हमारे भीतर की सेवा प्रवृत्ति को और ताकत देती है। अगर आप सेवा भाव को मन में रखकर इन 140 करोड़ मेरे देशवासियों की सेवा करना इतना बड़ा सौभाग्य मिलेगा, जीवन में एक अवसर मिला है और उस भाव से हम काम करेंगे तो इसका लोगों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। सरकारी सेवा पाने वाले कई हमारे कर्मचारी साथी, कर्मयोगी बंधु ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी से उन्हें भविष्य की तैयारी के लिए मदद मिल रही है। ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम से अलग इस प्लेटफॉर्म पर और भी कई कोर्सेज हैं। मुझे विश्वास है कि सेल्फ लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी ये आज की पीढ़ी को मिला हुआ अवसर है। आज गांवों, कस्बों या शहरों में भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स दिख जाएंगे जो लोगों को ऑनलाइन सेवाएं देने में अपना एक नया क्षेत्र खोल करके काम आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत के छोटे छोटे शहरों में लोग जिस तरह स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं वो अपने आप में नई पीढ़ी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, आत्मविश्वास का केंद्र बना हुआ है। और रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाले और शिरकत करने वाले सभी अभ्यर्थियों ने खुशी जाहिर की। देश भर से कई युवाओं ने रोजगार को लेकर सरकार के कदमों को सराहा है। बहुत आभारी हूं मैं प्रधानमंत्री जी की इस मिशन के लिए, क्योंकि पहले हम सुनते थे सरकारी नौकरियां इतना टाइम लगा देती थी, बच्चे वेट करते रह जाते थे। लेकिन आज की डेट में मुझे याद है कि 1 साल भी नहीं हुआ है मुझे एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किए हुए। 3 फेज का एग्जाम था मेरा, सब कुछ कंप्लीट होकर आज मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर है। तो मैं काफी आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी की इस प्रोसेस के लिए। मैं यही कहूंगी मोदी जी के लिए कि ये तो सब देख ही रहे हैं कि वो किस तरीके से देश की प्रगति के लिए और जो भी हम लोग कर रहे हैं उसको दिखा रहे हैं। और उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्राउड फील होता है। मुझे इंडियन रेलवेज में स्टेशन मास्टर के पद पर नियुक्ति मिली है। मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रोजगार सृजन की इस जो प्राथमिकता उनकी प्रतिबद्धता है उसकी दिशा में रोजगार मेला एक बहुत अच्छा कदम है। इस रोजगार मेले के थ्रू हमें अपॉइंटमेंट मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है
और बहुत एक्सपीडिशियसली हम लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिया है। रिसेंटली मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम में रिक्रूट हुआ हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वजह से प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया एसएससी सीजीएल का। पहले मिनिमम 6 मंथ लगता था, मतलब फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग तक के लिए। अभी 2 मंथ के बाद ही हमारी ज्वाइनिंग हो गई है। तो देश भर में 45 जगहों पर आज हुआ है रोजगार मेला। दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में भी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। जिस तरह से हमारी सरकार मतलब रोजगार मेलों का आयोजन करके और हम लोगों के लिए युवाओं के लिए जो मतलब सुअवसर उपलब्ध करा रही है, तो उनके लिए मैं निश्चय ही सरकार का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी। और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता है कि ये मेरा पहला ही प्रयास था और पहले ही प्रयास में मुझे नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है इस बात। बहुत आभारी हूँ मैं प्रधानमंत्री जी की इस मिशन के लिए, क्योंकि पहले हम सुनते थे सरकारी नौकरियां इतना टाइम लगा देती थी, बच्चे वेट करते रह जाते थे। लेकिन आज की डेट में मुझे याद है कि 1 साल भी नहीं हुआ है मुझे एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किए हुए। 3 फेज का एग्जाम था मेरा, सब कुछ कंप्लीट होकर आज मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर है। तो मैं काफी आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी की इस प्रोसेस के लिए। मिशन मोड बहुत ही बेहतरीन, पहले काफी टाइम लग जाता था, मतलब न्यू अपॉइंटमेंट होने में, पे एग्जाम होने में। अब मिशन मोड के तहत बहुत जल्दी एग्जाम हो रहे हैं। जैसे सीजीएल देख लीजिए और बहुत सारे एग्जाम है, स्टेट एग्जाम भी बहुत जल्दी हो रहे हैं। मतलब काफी इंप्रूवमेंट आई है कि मतलब कम टाइम में ज्यादा बंदे अपॉइंट हो पा रहे हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि इससे हम लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता अपनी ज्वाइनिंग के लिए। पहले 1-1.5 साल सिलेक्शन होने के बाद भी वेट करना पड़ता था, बट अब 3-4 महीने में ही ज्वाइनिंग मिल रही है। तो इससे काफ़ी समय भी बच रहा है और एक प्रोत्साहन मिल रहा है हमें। अगर मेरे को कोई अथॉरिटी मिली है तो मैं उस अथॉरिटी का सही उपयोग करते हुए जो प्रधानमंत्री जी की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं या फिर कोई सी मतलब किसी स्टेट की भी अगर पॉलिसी है तो हम उसे ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाए, ऐसा इम्प्लीमेंट करें कि उसका पूरा फायदा जनता को पहुंच पाए। पीएम मोदी के नेतृत्व में जो कि डिजिटल इंडिया मिशन हो रहा है, इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई हुई है। अदरवाइज पहले इतना नहीं होता था और थोड़ा करप्शन भी ज़्यादा होता था। अब करप्शन बहुत कम हो रखा है, जिसकी वजह से बहुत एफिशिएंटली रिक्रूटमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें मतलब हमारी ऑनेस्टी या हमारी जो मेहनत होती है वो रंग लाती है। तो नियुक्ति को लेकर सरकार की समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया से उत्साहित हैं युवा। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। सम्मेलन में प्रधानमंत्री भी शनिवार को शिरकत करेंगे। राजधानी दिल्ली में हो रहा यह सम्मेलन 22 जनवरी तक जारी रहेगा। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के डीजीपी और आईजीपी के अलावा केंद्रीय पुलिस बल और अन्य खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर सुरक्षा, ड्रोन के खतरों और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कई विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में बीते सम्मेलन के दौरान तय किए गए लक्ष्यों की भी समीक्षा होने की संभावना है। अन्य खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां वक्त एक ब्रेक का। देखते रहे न्यूज नाइट। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर
और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। Gianni Serge Nasos Kaspetski Tali Rikshunchos luxoso in Kagar Yulir Yutin Kagar Gya Capuchento Sparta Dan Perewai Adawi Masconi Solvamos la vida Chiara me guarda Tus giums dan polusi Ricardo Sunchada Tunes beji gyuri Chiara me guarda Dan polusi Ricardo Sunchada Tunes beji gyuri Stara görüşü Ya da stara görüşü Kara görüşü Ya da stara görüşü Stara görüşü और ब्रेक के बाद अन्य खबरों का रुख करते हैं। जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ धरने पर बैठी महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने महासंघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है और इस मुद्दे पर सरकार अत्यंत गंभीर है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहले खेल सचिव के साथ और उसके बाद पहलवानों के साथ शाम 6 बजे बैठक की, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिलहाल इस्तीफा देने से इनकार किया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोपों को लेकर दिल्ली में दिन भर गहमागहमी रही। मामले पर युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के यहां बैठकों का दौर जारी रहा। पहले खेल सचिव के साथ बैठक, उसके बाद पहलवानों के साथ शाम 6 बजे बैठक। वहीं दूसरी ओर पहलवानों ने तीसरे दिन भी जंतर मंतर में धरना जारी रखा। खेल मंत्रालय ने पूरे मुद्दे पर संवेदनशील रुख अपनाया हुआ है। खेल मंत्री ने शाम 6 बजे प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात की। इससे पहले गुरुवार को भी खेल मंत्री ने पहलवानों से मुलाकात की थी। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए खेल मंत्रालय सभी पहलुओं को लेकर सजग है और पूरे एक्शन में है। हालांकि पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं इस्तीफे को लेकर आज भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। उधर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिलहाल इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। गौरव और तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस वक्त हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, सबसे पहले यही जानना चाह रहे हैं कि जो खेल मंत्री के साथ पहलवानों की बैठक हुई है, उससे लेकर क्या अपडेट है? 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा ममता। सबसे पहले तो इस वक्त डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
खुद यहाँ पे हैं, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सुजाता चतुर्वेदी खुद यहाँ पे हैं, और उसके साथ साथ 7 बजे करीब 4 गाड़ियों में करीब 10 जो पहलवान हैं और रवि दहिया और दीपक पुनिया और बड़े बड़े जो पहलवान हैं वो सारे यहाँ पे आए हैं। बात चल रही है, बातचीत का दौर जो है वो चल रहा है, और जो मुझे खबर मिल रही है इनसाइड सोर्सेज से वो ये है कि शायद आज कुछ अच्छी खबर देखने को सुनने को जरूर मिलेगी, और शायद ये जो स्टेलमेट है वो तोड़ने में काफी हद तक कामयाब हो गए। खासतौर से स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जिस तरीके से सारे पक्षों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, तो उम्मीद यह है कि बहुत जल्द हमें एक स्टेलमेट को ब्रेक करने का मौका मिलेगा, और हम देख पाएंगे कि ये जो रेसलर्स है वो भी खुश हो, क्योंकि ये जो इस वक्त जो बातचीत चल रही है, जो हमें बताया जा रहा है कि बहुत ही अच्छे वातावरण में चल रही है, बहुत ही अच्छा एक एटमॉस्फेयर है अंदर। दोनों ही पक्ष एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, दोनों पक्ष समझ रहे हैं एक दूसरे की दिक्कतें, और जो ये भी बता सकता हूं कि शायद कोई कमेटी फॉर्म करने की बात चल रही है हमारे सूत्रों के अनुसार, और अगर ये कमेटी फॉर्म होती है तो किस तरीके से वो होगा उसका हम आपको बाद में बता पाएंगे कि उसके कितने मेंबर्स होंगे। लेकिन अभी जो बात चल रही है कि ये कमेटी फॉर्म हो सकती है, और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि ये जो एलिगेशंस है इसमें कितनी सच्चाई है, क्या किया जा सकता है, क्या इसके साथ बृजभूषण शरण को बोला जाएगा कि वो स्टेप डाउन करें, वो अभी देखने की बात है। लेकिन अभी हम आपको 2 चीजें बता सकते हैं। सबसे पहली बात कि इस वक्त बहुत ज्यादा ये जो एटमॉस्फेयर है, बहुत ही कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में ये बातचीत चल रही है। दूसरी अहम बात है कि एक कमेटी की बात बनाने की बात चल रही है, जो बहुत जल्द इस पे एक निर्णय ले सकेगी। टाइम बाउंड मैनर पे ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। उस कमेटी की जो रूपरेखा होगी वो अभी हम बता नहीं सकते, लेकिन बहुत जल्द हम आशा करते हैं हम आपको बता पाएंगे। जी तापस, यानी आप जैसे बता रहे हैं कि बड़े सकारात्मक माहौल में ये बातचीत हो रही है, तो इसलिए शायद इस मामले में कोई अगला कदम क्या सकारात्मक हो सकता है, इसको लेकर कोई खबर सामने आ सकती है। लेकिन तापस, वहीं अगर हम देखते हैं तो बृजभूषण जी ने तो उन्होंने तो ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो तो इस्तीफा देंगे नहीं। उन्होंने आज दिन भर यही कयास लगते रहे कि भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे, अपनी बात सामने रखेंगे। उन्होंने कहा मैं गोंडा से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा इत्यादि, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद अब उनके बेटे की ओर से एक बयान आता दिख रहा है कि 22 को होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन जाहिर है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार इस मामले को लेकर आगे बढ़ रही है, खेल मंत्रालय काम कर रहा है, उससे पहले ही कोई खबर आ सकती है। ऐसा है, हो सकता है। देखिए 2-3 चीजें इसमें ममता इसमें देखना पड़ेगा। पहली चीज है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मीटिंग भी चल रही है, और जब तक ये मीटिंग ये जो इस वक्त अनुराग सिंह ठाकुर के घर पे जो मीटिंग चल रही है, जब तक उसमें कोई नतीजा नहीं निकल आता तो वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो इसी वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डिले होते होते अब ये कल तक लिए स्थगित की जा रही है। अभी तक हमें ये बताया गया कि अभी पोस्टपोन किया जा रहा है, तो ये तो पहली बात है। तो दूसरी जो चीज है कि यहां पे जो रेजिग्नेशन की बात है, रेजिग्नेशन की बात प्लेयर्स ने की है। मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन की, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन की बात नहीं की है, किसी और ने रेजिग्नेशन की बात नहीं की है, तो प्लेयर्स ने रेजिग्नेशन की बात की है। और WFI के प्रेसिडेंट जो बृजभूषण है वो अपने उसमें सही है कि मैं जब तक मेरे लिए कोई मिनिस्टर नहीं बोलेगा या मुझे कोई नहीं बोलेगा तो मैं क्यों रिजाइन करूंगा। तो वो ये तो एक चीज है। तो अभी कोशिश की जा रही कि एक बीच का रास्ता लेके आया जाए, और वो बीच का रास्ता क्या हो सकता है, और मैं आपको फिर कह रहा हूं ये हो सकता है, इसमें कयास है, इसमें जैसे मैं कह रहा हूं सोर्सेस है, एक हमें जो बताया जा रहा है कि ये कोशिश की जा रही है कि एक बीच का रास्ता निकाल के ले आया। तो वो बीच का रास्ता ये है कि एक कमेटी फॉर्म की जाएगी। वो कमेटी वो कहेगी कि बृजभूषण को कि जब तक वो एक टाइम बाउंड मैनर में ये तय करेंगे तब तक के लिए आप स्टेप डाउन कीजिए, जिससे कि एक इस कमेटी की गरिमा बनी रहे और एक निष्पक्ष ये जो इंक्वायरी है वो की जाए। तो ये हो सकता है, और इसी की सबसे ज्यादा हमें उम्मीद दिखती हुई इस वक्त नजर आ रही है। तो ऐसे में जो ओलंपिक संघ तक भी पहुंचे हैं ये खिलाड़ी, उनको भी बोला गया है कि आप भी एक कमेटी बनाइए और इस मामले के ऊपर हम जो शिकायत कर रहे हैं उस पर आप और फरमाइए। तो ओलंपिक संघ का इस पूरे मामले में क्या रुख रह सकता है, क्या रोल रह सकता है?
देखिए, ओलंपिक संघ की करीब 6 बजे के करीब एक मीटिंग थी और ओलंपिक संघ की मीटिंग का अभी क्या उसका नतीजा आया है वो अभी हमें नहीं पता। हम ऑफिशियल उसका वेट करेंगे, लेकिन ओलंपिक संघ इनको डिबा नहीं कर सकती, इनको डी रिकॉग्नाइज कर सकती है, लेकिन वो भी तब जब एक कमेटी एक बने, एक इंक्वायरी हो। इंक्वायरी के बाद अगर ये जो सारी जो एलिगेशंस है वो अगर प्रूव किया जाएगा, लेकिन प्रूव करने के लिए भी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, इंक्वायरी सेटअप करनी पड़ेगी। तो क्या आयोग में इंक्वायरी सेटअप हुए या फिर वो जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो इंक्वायरी सेटअप के, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि एक कमेटी सेटअप करने की बात, क्या उसकी बात उसी की बेसिस पे वो डिसीजन लेंगे, वो भी देखना लगेगा। लेकिन ऑफिशियली अभी तक आयोग का कोई बयान नहीं आया। जो एक और चीज हम आपको बता सकते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 72 आवर का एक शो कॉज नोटिस दिया था, वो कल रात के 10 बजे खत्म होगा, वो 72 घंटे का समय। और जो हमें बताया जा रहा है कि WFI ने एक लेटर अभी तक ड्राफ्ट कर लिया है, बहुत जल्द उसको भेजा जाएगा, शायद कल वो भेजे उस लेटर को, और वो इस शो कॉज नोटिस के उसका रिप्लाई दिया जा रहा है। तो आप वहां नजर बनाए रखें, जो चीजें हैं वो कयासों में चल रही है, बहुत सारी चीजें उसमें। बिल्कुल, तो आप नजर बनाए रखें, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। क्या निकलकर इससे आता है, उससे काफी इस मामले पर आगे का दिशा क्या रुख होगा वो स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तापस हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल की भ्रामक और अपमानजनक बयानबाजी को सुर्खियां बटोरने वाला स्टंट करार दिया है। तो वहीं केजरीवाल ने भी जवाबी चिट्ठी में कहा है कि प्रदेश सरकार के काम में उपराज्यपाल अड़ंगा ना डालते हुए कानून व्यवस्था संभालें। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? ये हैं केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं और IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र भी। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ इन्होंने मर्यादाओं को ताक पर रखा है। ऐसी भाषा को शायद ही कोई शिक्षित और सभ्य समाज स्वीकार करे। किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल किसी मुद्दे पर उपराज्यपाल से खींचे हुए हैं। दोनों के बीच कोई असहमति है जिसे लेकर केजरीवाल सार्वजनिक रूप से हमलावर बने हुए हैं। जी हाँ, मुद्दा कथित तौर पर शिक्षकों को एक ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने का है। केजरीवाल के मुताबिक इसकी फाइल उपराज्यपाल ने लौटा दी। बस खींच इसी बात की है। एलजी साहब ने लिखा है इंडिया में करा लो ट्रेनिंग, एलजी साहब की नोटिंग है, इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। अरे क्यों करा ले इंडिया में ट्रेनिंग? क्यों करा ले? हम तो अपने बच्चों को फिनलैंड भेजेंगे। इस तरहीन भाषा के इस्तेमाल पर चौतरफा घिरे केजरीवाल को उपराज्यपाल ने शुक्रवार को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने केजरीवाल को निचले स्तर की बयानबाजी करने और भ्रामक तथा अपमानजनक टिप्पणी करने पर घेरा है। उपराज्यपाल ने लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट से मेरे संज्ञान में आया है कि आपने विधानसभा के अंदर और बाहर बीते दिन भ्रामक और अपमानजनक बयान किए हैं, जैसे कि कौन है उपराज्यपाल और कहां से आया है। साथ ही लिखा कि मैं मुख्यमंत्री के आरोपों के मुताबिक हेडमास्टर जैसा बर्ताव नहीं कर रहा हूं, बल्कि लोगों के मुद्दों को आवाज दे रहा हूं। वहीं उन्होंने कई आंकड़ों के जरिए दिल्ली में सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता और सरकारी स्कूलों में छात्रों की कम होती उपस्थिति पर भी सवाल खड़े किए हैं। पत्र में लिखा है कि 55 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को 2 बैचों में 10-10 दिनों के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग पर भेजने की फाइल मैंने ही मंजूर की थी। ऐसे में फिनलैंड वाला मुद्दा सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए उठाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब में पत्र लिखकर अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में पहले के मुकाबले जबरदस्त सुधार हुआ है, लेकिन अभी रास्ता लंबा है। वहीं केजरीवाल ने चिट्ठी में सूर्य और चांद का उदाहरण देकर उपराज्यपाल पर दिल्ली सरकार के काम में अड़ंगा लगाने के आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि संविधान के मुताबिक आप कानून व्यवस्था, दिल्ली पुलिस और DDA संभालिए, हमारे काम में विघ्न मत डालिए। दिल्ली में उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल सरकार का टकराव कोई नया नहीं है। बीते 8 साल में कई बार ऐसे मौके आए जब केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच दरार दिखी, लेकिन संवैधानिक पदों की गरिमा का सम्मान करना हमारे स्वस्थ लोकतंत्र की अभी तक की परंपरा रही है।
राजनीतिक विरोध में भी एक गरिमापूर्ण आचरण होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक दलों का स्वस्थ व्यवहार और सभ्यतापूर्ण आचरण समाज को भी नई दिशा देने वाला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रयागराज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चाहे पीओके हो या पाकिस्तान, कोई भी संकट में ना रहे। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के साथ भी समान व्यवहार करता है। हम कामना करते हैं कि सब सुखी रहें। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला भारत है। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और विशेषज्ञों के मुताबिक 2027 तक ये टॉप 3 में आ जाएगा। चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान हो, जनता सुखी रहे, यह तो हम सदैव यही कामना करेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश देने वाला भारत है। इसलिए चाहे पाकिस्तान का कोई हो, चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हो, संकट में न रहें लोग, सब सही सलामत रहें, ठीक तरीके से रहें, कोई भूख से प्यास से दम न तोड़ने पाए, ऐसी स्थिति न पैदा हो। हम तो यही कामना करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को गाजीपुर से मिशन 2024 का शंखनाद किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार को प्रदेश में विकास के लिए प्रतिबद्ध बताया। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव
और बाबा विश्वनाथ के दरबार में विधिवत हाजिरी लगाने के साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान का आगाज किया। शुक्रवार की सुबह जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ धाम जाकर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष ने काशी में ही काल भैरव के दर्शन किए और पूजा की और समस्त देशवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। इस दौरे से पूर्वांचल को साधने के तहत जेपी नड्डा वाराणसी से सीधे गाजीपुर पहुंचे और वहां उन्होंने सबसे पहले पवहारी बाबा के आश्रम जाकर पूजा अर्चना की। इसके अलावा गाजीपुर में ही उन्होंने पूर्व सैनिकों को सम्मानित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की सुरक्षा को लेकर कड़े फैसले लिए हैं। कौन प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपनी दिवाली हमेशा फौज के साथ मनाई और वो भी सरहद पर मनाई? ये संदेश है, आप अकेले नहीं हैं बॉर्डर पर। देश का प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ 140 करोड़ का देश आपके साथ खड़ा है। इस बात का संदेश जेपी नड्डा ने गाजीपुर के आईटीआई मैदान में एक जनसभा के दौरान प्रदेश की योगी सरकार की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने भाजपा से पहले की सरकारों को पिछड़ेपन और भ्रष्टाचार का जिम्मेदार बताया। आज मैं कहता हूं कि विकास का मतलब हीरा है। हीरा, हीरा मतलब एच मतलब हाईवेज, आई मतलब इंटरनेट, आर मतलब रेलवेज और ए मतलब एयरवेज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर कई हमले किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की राजनीति से जाति और मजहब को लोगों ने उखाड़ फेंका है। जाति, मत और मजहब की राजनीति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। इसी ने उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बैरियर था और इस बैरियर को उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश ने जब अंगड़ाई ली, बैरियर को हटाया। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा को राजनीतिक विशेषज्ञ मिशन 2024 की तैयारी मान रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि जिन इलाकों में बीते चुनाव के दौरान भाजपा का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, उन इलाकों पर पार्टी सबसे पहले रणनीतिक बढ़त लेने का प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोलंबो में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही उन्होंने देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए हर तरह की सहायता देने की भी बात कही है। विदेश मंत्री ने साथ ही राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ कई नेताओं से मुलाकात की और इस दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। श्रीलंका के लोगों के कठिन समय में भारत उनके साथ एकजुटता के साथ खड़ा रहा और आर्थिक बदहाली से मूर्छित हुए श्रीलंका को भारत से संजीवनी बूटी मिल गई। कोलंबो में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था को संजीवनी देने के लिए निवेश में प्रोत्साहन का ऐलान किया है। साथ ही भारत के आश्वासन पर श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बड़ा राहत पैकेज दे रहा है। श्रीलंका ने इस सहयोग के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें कंदयान नृत्य अकादमी, गाले कैंडी और नुवारा एलिया में भारतीय आवास परियोजना के तीसरे चरण के तहत 300 घर और बदुल्ला एवं अनुराधापुरा जिलों में आदर्श ग्राम आवास परियोजना शामिल है। साथ ही उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री ने साथ ही प्रतीकात्मक रूप से लंका अशोक लेलैंड की बसें परिवहन मंत्री बंडुला गुनावर्धने को सौंपी। जयशंकर ने श्रीलंका के व्यापारिक समुदाय के साथ भी बातचीत की और मौजूदा चुनौतियों के समाधान के रूप में आर्थिक विकास के महत्व पर चर्चा की। इससे पहले कोलंबो में अपने श्रीलंकाई समकक्ष अली साबरी के साथ प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता को दोहराया। जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को जल्द से जल्द भारत आने का निमंत्रण भी सौंपा। I would like to underline that India is a reliable neighbor, a trustworthy partner, one who is prepared to go the extra mile when Sri Lanka feels the need. My presence here today is a statement about Prime Minister Modi's commitment to neighborhood first. We will stand by Sri Lanka in this hour of need and are confident that Sri Lanka
will overcome the challenges that it currently faces. विदेश मंत्री ने श्रीलंका में जारी ऊर्जा संकट पर भी बात की। जयशंकर ने श्रीलंका को आर्थिक क्षेत्र में भारत के सहयोग का आश्वासन भी दिया। India decided not to wait on others, but to do what we believe is right. We extended financing assurances to the IMF to clear the way for Sri Lanka to move forward. Our expectation is that this will not only strengthen Sri Lanka's position, but ensure that all bilateral creditors are dealt with equally. While doing that, we also know that Sri Lanka's pathway is one of a strong economic recovery propelled by greater investments. Here too, I have a clear message that I will be sharing with the business community. India will encourage greater investments in the Sri Lankan economy, especially in core areas like energy, tourism and infrastructure. विदेश मंत्री ने कोलंबो में श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने से भी मुलाकात की। इसके अलावा एस जयशंकर ने श्रीलंका के मत्स्य पालन मंत्री डोगला देवनान से भी मुलाकात की। दोनों ने मत्स्य पालन पर सहयोग और एक साथ काम करने पर बल दिया। जयशंकर ने साथ ही पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे से भी मुलाकात की और श्रीलंका के सामने मौजूदा चुनौतियों और जरूरत की इस घड़ी में भारत के मजबूत समर्थन पर चर्चा की। उन्होंने विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए भारत ने लगभग $4 बिलियन की मदद की है और मुश्किल की इस घड़ी में वो अपने पड़ोसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पड़ोसी देशों के साथ खड़ा है भारत। अमेरिका की फार्मास्यूटिकल दिग्गज कंपनी फाइजर के सीईओ एल्बर्ट बोर्ला को विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान फाइजर के कोविड वैक्सीन के प्रभाव के बारे में कई सवालों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बार बार किए जा रहे सवालों को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद मीडिया के सवालों से बचते हुए उनका एक वीडियो वायरल हो गया है। रिबेल न्यूज के एक पत्रकार को फाइजर के सीईओ से कई असहज सवाल पूछते देखा गया। सवालों के बीच उन्होंने सीईओ से पूछा कि निर्माता ने इस तथ्य को गुप्त क्यों रखा कि उनके टीके ने वायरस के संचरण को नहीं रोका। फाइजर प्रमुख ने बार बार इन सवालों को टाल दिया। वीडियो में पत्रकार को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि फाइजर ने कहा था कि यह 100% प्रभावी था, फिर 90%, फिर 80% और फिर 70%। लेकिन अब हम जानते हैं कि टीके फैलाव को नहीं रोक रहे हैं। आपने उस तथ्य को क्यों छुपाए रखा? सीईओ से एक अन्य सवाल में पूछा गया कि जिन देशों ने गैर प्रभावी टीके खरीदे, क्या उनको रिफंड देंगे? क्या अब दुनिया से माफी मांगेंगे? वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने मीडिया के सवालों से भागते फाइजर सीईओ के वीडियो को शेयर किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बस सभी भारतीयों को याद दिलाना चाहता हूं कि फाइजर ने क्षतिपूर्ति की शर्तों को स्वीकार करने के लिए भारत सरकार को धमकाने की कोशिश की थी और राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और जयराम रमेश की कांग्रेसी नेताओं की तिकड़ी कोविड के दौरान विदेशी टीकों के मामले को आगे बढ़ाती रही। स्वास्थ्य को लेकर G20 की कार्यसमूह की 3 दिवसीय बैठक तिरुवनंतपुरम में संपन्न हो गई। नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने अपने वक्तव्य के दौरान मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को प्रभावी बनाए जाने पर जोर दिया। साथ ही एकीकृत स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को समय की जरूरत बताया। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुख करेंगे कुछ अन्य खबरों का। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से।
है पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय केंद्र पर पहले पीएम लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई। इस सीरीज के पहले व्याख्यान माला के उद्घाटन समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अटल जी पर बात करना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्होंने दलगत राजनीति से हटकर देश हित की राजनीति का समर्थन किया और उसके संवाहक बने। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय द्वारा पीएम लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर आयोजित इस पहले व्याख्यान माला के उद्घाटन समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अटल जी पर बात करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। अटल जी की तमाम ऐसी स्मृतियां हैं जो आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी छवि हमेशा सर्वमान्य रही है। अटल जी दलगत राजनीति से हटकर देश हित की राजनीति के समर्थक रहे और उसके संवाहक भी बने। अटल जी क्यों इतने सम्मानित थे? इसका बहुत आसान सा उत्तर है। अटल जी इसलिए परम सम्मानित थे क्योंकि वो पूरी तरह विश्वसनीय थे। अटल जी के बहुआयामी व्यक्तित्व में अनेक आकर्षक तत्व थे। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसे तत्व तो अनेक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अटल जी की बात कुछ और ही थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अटल जी ने हमेशा विज्ञान के प्रयोग को तरजीह दी और परमाणु परीक्षण का फैसला उनकी इसी सोच को जताता है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि अटल जी के भाषणों में भारत के लोकतंत्र का संगीत गूंजता है। साथ ही सामाजिक न्याय की पहल में अटल जी ने डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को अपनाया और उनके विचारों को पार्टी में तरजीह दी। बाबा साहब आम्बेडकर के सम्मान में अटल जी ने और वर्तमान सरकार ने मुझे लगता है जितना काम किया है उतना स्वाधीन भारत में और किसी भी कालखंड में नहीं किया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अटल जी हमेशा चुनाव सुधार के समर्थक रहे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाषण में कहा कि एक देश एक चुनाव को समय की जरूरत माना जाए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कभी न कभी चुनाव होते रहते हैं, इसलिए देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों, ऐसा समय की मांग है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। आइए अब देश से जुड़ी कुछ अन्य बड़ी खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार में। एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 सदस्यों कोटजे मोहम्मद शरीफ और मसूद को पकड़ने के लिए 5-5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। पीएफआई के यह दोनों ही आरोपी कर्नाटक के कन्नड़ जिले के निवासी है। 26 नवंबर 2022 को एयर इंडिया के यात्री द्वारा महिला से बदसलूकी मामले में डीजीसीए ने एयरलाइन पर जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने नियमों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं उड़ान के पायलट इन कमांड के लाइसेंस को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। उत्तराखंड में पहाड़ी स्थानों पर बर्फबारी और मैदानी भागों में बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित है। चारधाम, चक्राता, मसूरी, कपकोट, चौरी खाल और जोशी मठ में बर्फबारी हो रही है। बारिश और बर्फबारी के कारण राज्य में ठंड बढ़ गई है। वहीं देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली में भारी बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के जेवान में कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट आवास की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि इन घरों के बनने से कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों को सहूलियत होगी। हम कश्मीरी प्रवासियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गई है। 30 जनवरी को इस यात्रा का समापन हो जाएगा। भारतीय सेना और मिस्र सेना के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 राजस्थान के जैसलमेर में चल रहा है, जिसमें विशेष बलों के संचालन पर पेशेवर कौशल और अनुभव साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत दे दी। धूत को सीबीआई द्वारा आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना की झांकी में देश की समुद्री सीमा शक्ति प्रदर्शित की जाएगी। इस वर्ष झांकी में नारी शक्ति, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मेक इन इंडिया योजना को प्रदर्शित किया जाएगा। ओडिशा में चल रहे हॉकी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 9-2 से हरा दिया और इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं पूल ए का आखिरी मैच अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच 5-5 की बराबरी पर खत्म हुआ। मैच ड्रॉ होने का फायदा ऑस्ट्रेलिया को मिला। वो 7 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा। उसने क्वार्टर फाइनल के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। ग्रुप बी में खेले गए मुकाबले में बेल्जियम ने जापान को 7-1 के अंतर से करारी शिकस्त दी। इस मुकाबले में बेल्जियम की टीम का शुरू से ही आक्रामक खेल देखने को मिला। बेल्जियम ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को रायपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने हैदराबाद में खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड को 12 रन से हराया था। ऐसे में यह मुकाबला कीवी टीम के लिए सीरीज बचाने वाला मुकाबला रहेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज के पहले मुकाबले में धमाकेदार जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब दूसरे मैच के लिए तैयार है। दोनों टीमें सीरीज के दूसरे मुकाबले में शनिवार को आमने सामने होंगी। ये मैच रायपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने हैदराबाद में खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड को 12 रन से हराया था। ऐसे में इस मुकाबले में कीवी टीम के सामने सीरीज बचाने की चुनौती होगी। पिछले मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से शुभमन गिल ने शानदार पारी खेली थी और अपने वनडे करियर का पहला दोहरा शतक जड़ा था। ऐसे में एक बार फिर से टीम को शुभमन गिल से उम्मीद रहेगी। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो पिछले मुकाबले में माइकल ब्रेसवेल ने 140 रन की शानदार पारी खेली थी। वहीं मिचेल सेंटनर ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया था। कीवी टीम के लिए सबसे जरूरी पहलू ओपनिंग ऑर्डर का चलना होगा। वहीं गेंदबाजी में भी टीम के लिए कंसिस्टेंसी एक बड़ा विषय होगा। वहीं दोनों टीमों के बीच अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 113 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 55 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड के नाम 50 मुकाबले रहे हैं और 1 मैच टाई रहा है। वहीं 7 मैच में कोई परिणाम नहीं निकला है। पिछले 10 एक दिवसीय मुकाबलों में भारत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उसने सिर्फ 1 जीत हासिल की है, जबकि 6 मैच हारे हैं। 3 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला है। शनिवार को खेले जाने वाला मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम होगा। इस मैच में भारतीय टीम एक तरफ जहां अजय बढ़त के इरादे से मैदान में उतरेगी, तो वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की कोशिश जीत हासिल कर सीरीज में बराबरी करने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। महिला वर्ग में तीसरी वरीयता प्राप्त जेसिका पेग्यूला ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली है। आज खेले गए तीसरे दौर के मैच में जेसिका ने यूक्रेन की मार्टा कोस्तुक को 6-0, 6-2 से शिकस्त दी। तीसरी वरीयता प्राप्त स्टेफनोस सित्सिपास ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली है। तीसरे दौर के मैच में सित्सिपास ने नीदरलैंड्स के टेलॉन ग्रिक्सपोर को 6-2, 7-6, 6-3 से शिकस्त दी। सित्सिपास अपने पहले ग्रैंड स्लैम की खोज में हैं। और शीर्ष वरीयता प्राप्त इगा श्वांतेक की जीत का सिलसिला जारी है। श्वांतेक ने तीसरे सेट में क्रिस्टीना बुक्सा को 6-0, 6-1 से हरा दिया। श्वांतेक पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने की कोशिश में जुटी हैं। और इसके साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।